बात करता हूँ। दोस्तों, ये सीरीज प्रारंभिक परीक्षा को सामने देख करके बनाई गई है। इसमें हम पॉसिबल 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और इस डिस्कशन के लिए हम किसी एस्टैब्लिश्ड फैकल्टी को बुलाते हैं और इस डिस्कशन के दौरान हमारा जो उद्देश्य होता है वो ये कि केवल इन प्रश्नों को सिर्फ सॉल्व ना करें, इससे संभावित और प्रश्न, इस एरिया से रिलेटेड और भी जो प्रश्न बन सकते हैं उसकी भी चर्चा कर लें और साथ ही साथ आपको भी एक कॉन्सेप्ट के साथ ये बताएं कि इसके प्रिपरेशन करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कहाँ पर आपको क्या चीज पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसी के लिए आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी में एक कंफ्यूजन रहता ही है कि हम डेटा को ज्यादा याद रखें कि कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा याद रखें। तो इसीलिए हम लोगों ने इस सेशन में उमेश सर को इनवाइट किया है। तो उमेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। मेन उद्देश्य ये है कि जब हम डिस्कशन करें इस क्वेश्चन को तो वो कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम वो आइडिया को एनालाइज करें, जैसे कि किस हद तक कौन से तथ्यों को याद किया जाए। और इसीलिए यहाँ पे जो प्रश्न जो सेलेक्ट किए गए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और ऐसा देखा गया है कि इन्हीं प्रश्नों से मिलते जुलते ही प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो इंडियन इकोनॉमी के इस 10 पॉसिबल क्वेश्चन में हम आज उन एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उमेश सर हमारे साथ हैं। तो उमेश सर, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हिंट करिए कि बनाई क्यों गई और इसका क्या पॉसिबल आंसर है। एक्चुअली सर, इसके पहले आरबीआई जब भी रेपो रेट में चेंजिंग करती तो बैंक गवर्नमेंट के साथ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होता था, बहुत दोनों में डिबेट चलता था। आरबीआई क्या करती थी, बोलती थी कि मैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा हूँ, रेपो रेट को आरबीआई इंक्रीज करती थी। होता क्या रेपो रेट में कि जनरली आरबीआई ही डिसाइड करती है कि रेपो रेट क्या होगा। रेपो रेट का मीन्स मतलब ये होता है कि जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जितनी भी कमर्शियल शेड्यूल बैंक है उनको लोन देती है और उसके बदले जितनी कमर्शियल बैंक है वो इंटरेस्ट लेते हैं सर। तो कमर्शियल बैंक कस्टमर को लोन देता है। अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को ही लोन महंगा देगा तो फिर उसके बदले जो कस्टमर है उसको भी कमर्शियल बैंक उनको भी लोन महंगा देंगे। इससे क्या होता था, इन्फ्लेशन रेट जो होता था वो आरबीआई कहती थी हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम रेट इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, लोगों के पास मार्केट में मतलब पैसा कम जाएगा तो ऑटोमेटिक डिमांड कम होगी। और गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हमको लोग डिमांड क्रिएट करना है जिससे हम रिसेशन मतलब हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएं। गवर्नमेंट का ये था। इन लोगों ने आपस में लास्ट में 2016 की बात है, उसमें इन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि एक कमेटी बनाई जाती है। तो इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक बनाई जिसमें आरबीआई के मेंबर और भारत सरकार के मेंबर, दोनों के मेंबर को शामिल किया गया। ये 2016 में बनाया गया और 2017 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया, क्योंकि ये देखिए सर करंट भी था और न्यूज में था। उसके बाद यूपीएससी ने क्या किया कि इसको कॉन्सेप्ट को साथ में रखते हुए करंट को उठा करके मुद्दे को क्वेश्चन को बना दिया, जिसमें ये बनाया गया। तो उसमें ये था कि आरबीआई के 3 मेंबर होंगे, जिसमें एक आरबीआई का गवर्नर होंगे, एक डिप्टी गवर्नर होंगे, साथ में एक उनके जो अधिकारी होंगे उसको नियुक्त करेंगे कोई ऑफिसर को। और ऐसी जो भारत सरकार है वो अपने 3 इकोनॉमिस्ट के जो जानकार हैं उनको नियुक्ति करती हैं। तो टोटल मिलाकर के 6 मेंबर होते हैं और जो अध्यक्षता करते हैं वो आरबीआई गवर्नर करते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं। तो यहाँ अगर हम इस क्वेश्चन पे देखें सर, तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट में सीधा कह रहा है कि जो है कि इट इज ए मेंबर, तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल केवल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 जो है आरबीआई के होते हैं और 3 जो है भारत सरकार के हैं। तो सेकंड तो गलत हो गया। और इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में जैसे कि अध्यक्षता की बात की गई, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर लिखा गया जबकि आरबीआई की गवर्नर करते हैं। तो इसकी इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो केवल फर्स्ट होगा। अगर एग्जाम में इसको शॉर्टर में स्टूडेंट करना चाहे थोड़ा सा, अगर उसको एक भी पॉइंट हो जैसे उसको एलिमिनेशन से भी कर सकता है कि बी ऑप्शन में भी सेकंड एलिमिनेशन मेथड से शॉर्ट ट्रिक अपनाना चाहते हैं। बट मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट पढ़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो चीज न्यूज में है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी न्यूज में है तो उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कौन बनाता है, तो इस चीज का ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और पीआईबी पीआरसी सब वेबसाइट भी साथ में देखते रहना चाहिए।
बहुत खूब। तो कहने का मतलब है कि दो तरह की पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, और इन दोनों के जो उद्देश्य हैं कहीं ना कहीं क्लैश कर जाते हैं, और इसी विवाद से बचने के लिए ये कमेटी बनाई। और सर का यहाँ पे कहना ये है अब कि इन्होंने कहा कि ऐसा रेट हम डिसाइड करें जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी मेंटेन रहे और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे, तो वो चीज दोनों साथ में चलते रहे। तो सर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल लेवल पर तैयार कर लें, ऐसे ही कुछ है सर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि with reference to Indian economy, consider the following: bank rate, open market operation, public debt, public revenue, and which of the component are the part of monetary policy? इस पे आपका क्या पॉइंट है सर? देखिए सर, मॉनेटरी पॉलिसी जैसे वो तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो गया था, यहाँ पे जैसे मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो उसमें हमारे कुछ पार्ट्स हैं, अगर हम डिस्क्राइब करके वैसे पढ़ाते हैं तो हम डिटेल में बोर्ड पे लिखते हैं। वहां पर अगर हम इसमें देखें मॉनेटरी पॉलिसी में सर, तो एक हमारा LAF होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके अंदर आपका एक रेपो रेट आपका आ जाता है, रिवर्स रेपो रेट आ जाता है। अगर ऐसे देखें सर, हमारा जो दो पॉलिसी होती है, एक फिजिकल पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट हैंडल करती है, जनरली वो बजट के थ्रू कंट्रोल करते हैं अपना। और दूसरा जो हमारा RBI है वो रेपो रेट में चेंजिंग करके करती है। रेपो रेट आपका ये सब इसमें बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया, वो हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, ये सब सर आपका मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें वो मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से पूछ रहा है। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी से देखें सर, बैंक रेट बिल्कुल सही है, यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन सही, लेकिन पब्लिक डेप्ट आगे दिया गया है, जो कि पब्लिक डेप्ट सर ये हमारा बजट से रिलेटेड टॉपिक है, तो यहाँ पर इसका मॉनेटरी पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे नेक्स्ट भी बजट का ही पार्ट है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन C सही होगा। ओके। तो ये बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करने के लिए। हाँ सर बिल्कुल। तो हमें इंस्ट्रूमेंट को भी याद कर लेना चाहिए। अगर हम सर मॉनेटरी पॉलिसी में जाएं तो हमारे जनरली दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक मात्रात्मक और उपकरण होते हैं, गुणात्मक उपकरण, जिसको हम क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट दो कहते हैं। जो हमारा क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें हमारे कई पार्ट्स होते हैं सर, पार्ट जिसमें हम अगर क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट में जाएं, जिसमें हमारा लिक्विडिटी फैसिलिटी होता है, उसमें हमारे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आ जाते हैं। साथ में हमारा एक वेरिएबल रिजर्व रेशियो होता है जिसमें हमारा CRR SLR आ जाता है। इसके साथ बाद में हमारा बैंक रेट आता है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है। ये हमारे क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्वांटिटी का मतलब यहाँ होता था कि RBI हमारी क्वांटिटी पे सर कंट्रोल करती है लोन के। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने मान लीजिए रेपो रेट पहले 5% चल रहा था, अब उन्होंने 6% कर दिया, यानी लोन का जो क्वांटिटी है, अगर पहले अब लोन महंगा हो गया तो कमर्शियल बैंक भी पब्लिक को लोन महंगा देगी। अब मार्केट में क्या होगा, लोग सोचेंगे कि ठीक है भाई अभी हम नहीं लेते हैं लोन, बाद में लेंगे, अभी हम स्टार्टअप नहीं शुरू करेंगे, यानी डिमांड यहाँ पर कम हो गया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्वांटिटी पे RBI कंट्रोल करती है। और वही सेकंड पार्ट में आप जाएंगे अगर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में, वहां पे क्वालिटी देखी जाती है, नैतिक दबाव वगैरह डालते हैं, मोरल इंस्टीट्यूशन वगैरह ये सब चीजें होती है, सेकंड पार्ट उसका होता है। लेकिन जनरली RBI रेपो रेट के थ्रू ही काम ज्यादा करती है। ओके। तो यहाँ पर ये डिस्कशन से कंक्लूजन निकलता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसा कि सर ने बताया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक, उसका एक फ्लो चार्ट में इंस्ट्रूमेंट याद कर लें, इससे बहुत बढ़िया सर। इसके थ्रू सर हम मेंस पे भी देख सकते हैं कि जैसे अगर हमारा रेपो रेट में अगर चेंजिंग किया जा रहा है, मतलब रेपो रेट अगर डिक्रीज किया गया तो इससे क्या होगा कि लोन थोड़ा सस्ता होगा, यानी कमर्शियल बैंक कस्टमर को कम रेट पर इंटरेस्ट पे करेंगे। जैसे इस समय रिसेशन चल रहा है अभी कोविड के टाइम पे, तो गवर्नमेंट ने चाहा कि रेपो रेट को कम से कम किया जाए, 4% तक इसको ला दिया गया, जिससे लोगों की डिमांड बढ़े, और जब डिमांड बढ़ेगी तो इससे इन्वेस्टमेंट वगैरह लोग ज्यादा करेंगे, तो उससे मार्केट में स्टार्टअप वगैरह नया खोलेंगे, लोग डिमांड बढ़ेगी, तो इससे हमारा GDP भी बढ़ेगा, हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ये सब चीजें जरूरी हो जाती हैं। तो एक इसका ये मतलब है कि इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी बहुत कोर एरिया है, जो कि हमेशा करंट अफेयर से अटैच ही रहता है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं। जी सर, बहुत खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज समटाइम अपीयरिंग इन द न्यूज़ आर यूज्ड इन रिलेशन, इस पे क्या सर आपका पॉइंट? सर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो फाइनेंशियल मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF जो हमारा है, ये 2011 में आया था, कि जैसे रेपो रेट चल रहा था, रेपो रेट हमारा जनरली शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है, और बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 1 ईयर से ज्यादा के लिए हम लोन लेते हैं, और उसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, उसमें अगर डिटेल में जाएंगे तो सिक्योरिटी के थ्रू भी लिया जाता है। बट यहाँ पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात चल रही है,
ओवरनाइट के लिए लोन होता है, जैसे कि बैंकों को अगर शॉर्ट टर्म में बिल्कुल एक दिन के लिए लोन चाहिए होता है, तो यहाँ पर इसके लिए लाया गया था 2011 मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक्ट। तो इसके लिए आरबीआई यहाँ पर भी इंटरेस्ट डिसाइड करती है, और ये आरबीआई जो है कमर्शियल बैंकों को लोन देती है, और कमर्शियल बैंक उसके बदले इंटरेस्ट पे करती है, एनडीटीएल पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर सर अगर ऑप्शन देखें तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत बेनिफिट वाला है, क्योंकि ऑप्शन और बाकी कोई इससे रिलेटेड है ही नहीं। इसने पूछा किससे रिलेटेड है, तो बैंकिंग ऑपरेशन से ही रिलेटेड है, बाकी सब कम्युनिकेशन सब साइंस से कोई मतलब है नहीं यहाँ तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। और जब टर्मिनोलॉजी टफ हो जाती है तो आपके ऑप्शंस इजी हो जाते हैं, इससे ये भी एक सार बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ एडवाइस देना चाहेंगे क्या सर, कि किसी एग्जाम के लास्ट पेपर को सॉल्व कर लिया जाए तो इससे पॉसिबिलिटी है कि कुछ क्वेश्चन आ जाए उससे? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। एरिया जो होता है सर लगभग हाँ। वो घुमा फिरा करके आपको उसी के आसपास से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा न्यूज हाँ। में जो होता है सर, आजकल क्या ट्रेंड है कि जैसे लोग करंट पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, मैक्सिमम खाली करंट करंट पढ़ लिया, जबकि लोग क्या कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, जैसे यूपी पीसीएस में देख रहे हैं वो भी यूपीएससी की तरफ भाग रहा है, तो ये लोग जो टर्मोलॉजी सर स्टेट मतलब न्यूज में है उससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को बना देते हैं, डायरेक्ट करंट को ना पूछ करके उससे वो उसी टॉपिक को कॉन्सेप्ट से बना देते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर से पढ़ें। बजट आता है जैसे अगर मान लीजिए फरवरी में, तुरंत बजट पे बहुत अच्छे से पढ़ें, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ें, इन सब चीजों से काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा जी। और बहुत। लास्ट ईयर को क्वेश्चन को देखें, सिलेबस को देखें जी। तो आपने यहाँ पे तो बहुत बड़ा क्लू दिया कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से ये जरूरी नहीं कि वही प्रश्न आ जाए, पर आपको एरिया मिल जाएगा, उसी एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बहुत बढ़िया। जी। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, करंट को ध्यान दें, तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप ट्रैक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी इट विल अफेक्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, कौन सी इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है सर, इसके भी बारे में बताइएगा, और ऑप्शंस के बारे में बताइए सर। जनरली इंटरेस्ट रेट जो नॉर्मल बैंक डिसाइड करती है कस्टमर के लिए, वो न्यूज में कभी नहीं आता, क्योंकि वो इंडिविजुअल बैंकों का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो सेविंग अकाउंट में क्या दे रहे हैं। यहाँ पर जब भी इंटरेस्ट रेट की बात की जाती है सर, वो आपका जो भी न्यूज़पेपर में आता है, गवर्नमेंट से वहां पर आता है, तो ये हमेशा आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है, और मोस्टली हम लोग इसको रेपो रेट को लेकर के चलते हैं। और आरबीआई जब रेपो रेट में चेंजिंग करती है तो बाकी रेट ऑटोमेटिक चेंजिंग होते हैं। इससे पहले अगर स्टार्टिंग ये होता था सर कि रेपो रेट अगर 1% चेंज किया गया तो जो बैंक रेट है 1% ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा बढ़ जाता था। आज समय में क्या है कि वही 0.25 का लेकर के चल रहे हैं, जैसे इसमें 4% रेपो रेट है तो बैंक रेट जो है 4.25% है। एमएसएफ भी लगभग उसी के सेम है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जा रही है, ये जो आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को यानी वाणिज्यिक बैंकों को जो लोन देती है उस पर जो इंटरेस्ट ऑफ रेट मतलब जो इंटरेस्ट लेती है उसको उस इंटरेस्ट की बात की गई है सर। और यहाँ पर सर अगर कह रहा है कि द इंटरेस्ट रेट इज द डिक्रीज, यानी डिक्रीज अगर किया जा रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे सर हमने पहले ही बताया, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि लोन थोड़ा सस्ता होगा, और कस्टमर क्योंकि बैंक भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके लोन देंगे, तो मार्केट में लिक्विडिटी इससे बढ़ेगी, तरलता बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी लोगों की, लोग सोचेंगे ठीक है भाई हम लोन लेते हैं और इसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी कंजम्पशन बढ़ेंगे, वहां पर सर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इससे। ओके। तो ये आपने तो स्टार्टिंग में बहुत ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया है, ये बहुत स्ट्रगल करते हैं बच्चे कि ये इंटरेस्ट रेट है क्या। तो जैसा कि सर ने बताया कि हर बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है, तो उसको तो रेफर नहीं किया जा सकता, पर आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट तय करती है वो मदर इंटरेस्ट रेट है, उससे बाकी इंटरेस्ट रेट डिफाइन हो जाता है। तो इसलिए आरबीआई का इंटरेस्ट रेट है, और इंटरेस्ट रेट के कॉन्सेप्ट को पढ़ना इस क्वेश्चन से लगता है कि आपको जानना चाहिए, उसी से मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आप कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी हाल ही में सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम 1-2 लोगों ने ला करके पर्सनली मेरे को दिखाया, जिसमें जीआईसी पीजीटी वगैरह के एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आए गए, कॉमर्स में, आपके यूपी पीसीएस में भी इस बार अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया था, तो वहां पर भी डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट की ही बात किया था, तो लोअर पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आया, तो इंटरेस्ट रेट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो आपको इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट जान लेना है, उसके बढ़ने से क्या होगा, उसके घटने से क्या होगा, और बैंकों में क्या असर पड़ेगा, और ये प्रीलिम्स में भी काम आएगा सर, मेंस में भी काम करेगा जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो थोड़ा फाइनेंस कमीशन के बारे में सर थोड़ा बताइएगा। एक्चुअली सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया गया है, जैसे आर्टिकल 280 में, तो वहां पर जो नियुक्ति करते हैं, जो चेयरपर्सन के वहां पर प्रेसिडेंट हमारे करते हैं, तो
जो फर्स्ट ये क्वेश्चन है अभी हाल ही में यूपीपीसीएस 2011 में आया है सर, बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी कुछ ही दिन पहले, हमको लग रहा है मुश्किल से 15 डेज 10 डेज पहले आया होगा। तो यहाँ पर इनका जो मेन पूछने का पर्पस है, क्योंकि अभी हाल ही हमारा फाइनेंस कमीशन नया जो बनाया गया है 15th वहां पर, तो वो न्यूज में चल रहा था, उनकी नई सिफारिश आई हुई थी, तो इसकी वजह से इन्होंने पूछा। बट इन्होंने, अब होता क्या है कि इसीलिए मैंने कर रहा हूँ सर, जो आजकल न्यूज में चल रहा है मेरे को उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ने की जरूरत है। जैसे अगर ये चीज फाइनेंस कमीशन की बात यहाँ न्यूज में चल रही थी, तो स्टूडेंट की ये जरूरत है कि ठीक है हम एक बार लक्ष्मीकांत को उठाते हैं या इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी को उठाते हैं, देखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है और इकोनॉमी का भी का पार्ट है, तो यहाँ पर उसको तुरंत उठा करके हमको कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। कभी कभी आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है, तो अगर हम स्टार्टिंग से उसके बेसिक के बारे में पढ़ें तो हमको ये पता चलेगा ठीक है कि स्टार्टिंग में कौन था। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट प्रेजेंट टाइम का ना पूछ करके बिल्कुल स्टार्टिंग का पूछ लिया, तो यहाँ पर स्टार्टिंग से जो सही आंसर होगा सर केसी नहीं होगी जी होगा। और जो फाइनेंस कमीशन है जनरली सर जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके बारे में वो काम करता है, डिसाइड करता है कि क्या टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होना चाहिए, इनको कितना बजट में कितना पैसा देना चाहिए, कितना फंडिंग करना चाहिए, इसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है फाइनेंस कमीशन। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का काम करता है एक तरीके से फाइनेंस के बारे में। ओके ओके, तो फाइनेंस कमीशन जैसे अभी इसने कहा कि ठीक है आप टैक्स का जो रेवेन्यू है उन्होंने पहले स्टार्टिंग में 42% चल रहा था, इस बार इन्होंने हमारा जब जम्मू कश्मीर यूटी बनाया गया तो यहाँ पर 1% उधर से काट करके 41% कर दिया डिसाइड किया। ओके ओके, तो बहुत सारे जो टैक्स के कलेक्शन होते हैं उसमें यूनियन गवर्नमेंट को शेयर करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो फाइनेंस का तरह से वो नियमावली बनाता है, पैरामीटर बनाता है जिसके बेसिस पे ये शेयर हो जाए, और इसीलिए कुछ कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, साउथ की स्टेट ज्यादा सर उसके कुछ क्राइटेरिया एक्चुअली सर वो कहते हैं कि ठीक है कुछ आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ पॉपुलेशन के लिए, तो उसका कई पूरा अगर हम उसमें जाएंगे सर तो पूरा पॉलिटी में चले जाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा पूरा डिटेल में दिया गया उसके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे क्या प्रोसीजर है, तो वहाँ पर पूरा दिया गया। ऐसे स्टेट फाइनेंस कमीशन भी ऐसे होता है जो पंचायतों के बारे में वहाँ पर उसके बारे में बताया जाता है कि क्या क्या कैसे कैसे कितनी फंडिंग करनी है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे बैंक रेट फिर से आ गया, एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट, अब वो यहाँ पर यही है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका क्या आंसर होगा सर? हाँ, जैसे कि सर वहां पर दिया था डायरेक्ट केवल इंटरेस्ट रेट दिया था और वो भी डिक्रीज लिया था उस क्वेश्चन में। यहाँ पर कह रहा है कि बैंक रेट अगर हमारा इंक्रीज कर गया तो क्या होगा, तो जनरली सर जो हमारा जो हम बैंक रेट जो होता है, जैसे हमने रेपो रेट बैंक रेट बताया, बैंक रेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन पे कर दिया और उसके थ्रू कमर्शियल बैंक क्या करती है पब्लिक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है कि आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करिए। लेकिन सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बात वही आती है कि होता है वो डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं। जब डिक्रीज करते हैं तो सस्ता लोन होता है, उसको हम लूज कह सकते हैं, और यहाँ पर जो हमारा टाइट मनी पॉलिसी, इसको हम ट्रैप मनी पॉलिसी भी या ट्रैप मॉनेटरी पॉलिसी भी कभी कभी टर्मिनोलॉजी आती है। यहाँ पर टाइट मनी पॉलिसी दिया गया, जैसे अगर हम डी ऑप्शन में देखें, क्योंकि कहने मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा यानी आरबीआई क्या करना चाह रही है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाह रही है। मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है, लोगों की डिमांड ज्यादा हो गई, तो मार्केट में लिक्विडिटी को अगर थोड़ा सा कम होगा तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन जो होगा हमारा वो कंट्रोल होगा। तो इसको हम टाइटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कर सकते हैं, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रैप मॉनेटरी पॉलिसी, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जनरली, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। ओके, तो यहाँ पर बच्चे ये कर सकते हैं कि बैंक रेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पूरे इन्फ्लेशन को, महंगाई को यही तय करता है, तो बैंक रेट का एक फ्लो चार्ट बना करके इंक्रीज होने पे डिक्रीज होने पे इसके सारे डायमेंशंस ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो बैंक रेट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ओके सर, यस, नेक्स्ट देखते हैं सर कि द 10 रुपी नोट्स बियर्स द सिग्नेचर ऑफ, तो यहाँ पे ये भी बताइए सर 1 रुपए के में नोट में किसका सिग्नेचर होता है, क्यों होता है, इस पर भी कुछ प्रकाश डाल पाए तो। एक्चुअली जो जनरली जितने भी आरबीआई का काम ही है ये नोट का जारी करना, तो आरबीआई यहाँ पर तो इसका सेंस है 10 रुपीज की बात कर रहा है या 100 रुपीज, कोई भी 1 रुपए के ऊपर जो भी है, तो वहां पर सब आरबीआई के गवर्नर का ही सिग्नेचर की बात होती है, आरबीआई गवर्नर ही सिग्नेचर करता है। 1 रुपीज की बात की जाए सर तो जो भारत सरकार के जो हमारे वित्त सचिव होते हैं उनका साइन होता है वहां पर, बाकी और कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं सर। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, अभी लोअर पीसीएस में आ गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अभी हाल ही में करीब 1 महीना पहले एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन हर स्टेट एग्जाम में ये रोटेट होता रहता है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन। यस सर, कुछ 1-2 क्वेश्चन सर फैक्चुअल ने पूछ ही लेते हैं जनरली, अगर जैसे और नॉर्मली सी बात है सर, अगर हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं टर्मिनोलॉजी तो थोड़ा सा करेंसी के बारे में मेरे को जैसे अगर एग्जाम में आ गया तो ये चीज जान तो लेना ही चाहिए कि ठीक है किस पर सिग्नेचर है,
और दूसरी चीज सबके पास नोट भी रखे हुए हैं, अगर वो निकाल के एक बार उसके बारे में वैसे भी देख लें तो ये चीज आ जाएगा कि क्या है। कभी कभी साइंस में भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि ट्यूबलाइट में इसमें कौन सी गैस, उसमें क्या है। आजकल जनरली जो यूज हो रही है सर वो चीजें ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ये चीज। अच्छा, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following terms indicates the mechanism used in the commercial banks for providing credit to the government? इसमें से कौन सा वो मैकेनिज्म या प्रक्रिया है जिसके द्वारा कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट दे रहा होता है गवर्नमेंट को? तो इस पे क्या यहाँ पर सर क्वेश्चन का जो दोनों में, जैसे कि अगर इसका मेन जो मर्म है, जैसे हिंदी में उन्होंने कहा कि भारत सरकार को कौन, मतलब कमर्शियल बैंक किसके थ्रू भारत सरकार को लोन देती है, जो हिंदी में लिखा गया है। इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, ठीक है सर। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे कि ए ऑप्शन कर रहा है कैश क्रेडिट रेशियो, जनरली वो कैश रेशियो की बात कर रहा है, डेब्ट सर्विस मोबिलाइजेशन, लिक्विडिटी एडिशन फैसिलिटी और एसएलआर की बात कर रहा है। अगर सर इसके हम बेसिक में जाएं, स्टार्टिंग में जैसे हमने बताया था कि बैंक रेट में सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे हमने बताया सर कि हमारे एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। तो अगर हम सर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में जाएं, बहुत डिटेल आराम से पढ़े तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा समझने की जरूरत है। हमारा जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है सर, उसमें जैसे मैंने बताया एक लिक्विडिटी एडिशन फैसिलिटी होता है, एलएएफ। तो जो हमारा एलएएफ होता है उसके दो पार्ट होते हैं क्वांटिटेटिव के ही अंदर, एक रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है। यहाँ पर सर ये बात कर रहा है कि गवर्नमेंट को लोन देने की बात कर रहा है, समझिएगा सर। तो यहाँ पर और जैसे कि हमारा अगर हम सी वाले ऑप्शन में देखें तो कह रहा है लिक्विडिटी एडिशन फैसिलिटी, जबकि सर एलएएफ में तो हमारे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आते हैं। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों में सर आरबीआई का कमर्शियल बैंकों के साथ लोन का लेन देन चलता है। रेपो रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देती है, रिवर्स रेपो रेट में उल्टा हो जाता है, कमर्शियल बैंक आरबीआई को देती है। तो इसका तो कोई ऑप्शन से लिंक हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट को लोन नहीं दिया जा रहा है। सीआरआर में भी सर कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वहां पर उनको एनडीटीएल का उतना मेंटेन करना होता है बैंकों को अपने पास, आरबीआई के पास। इसके बाद यहाँ पर डेब्ट सर्विस मोबिलाइजेशन का यहाँ पर भी कोई मतलब यहाँ पर नहीं आता सर, क्योंकि लोन की डिवेंचर की बात कर ले। अगर हम आए सी ऑप्शन में तो यहाँ पर सॉरी सी कह रहे सर डी ऑप्शन पे एसएलआर की बात अगर हम करें, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें ये चीज होता है, क्योंकि जो हमारा एसएलआर होता है, जैसा कि सर हमने एसएलआर में, जैसे कि आपका एक सीआरआर है एक एसएलआर है, सीआरआर में ओनली फॉर कैश रखा जाता है, और जितनी भी कमर्शियल बैंक है आरबीआई के पास अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट जितना आरबीआई बताते हैं वो अपना आरबीआई के पास रखते हैं कैश के रूप में। बट एसएलआर में क्या होता है सर कि वहां पर कैश के साथ साथ आपका गोल्ड भी आता है और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो भी आता है। और जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यहाँ पर खरीदा बेचा जाता है, परचेज एंड सेल किया जाता है, बाय एंड सेल होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी नाम में ही गवर्नमेंट लगा हुआ है, तो पैसा वो है किसका, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट पैसा लेना चाह रही है मार्केट से, समझिएगा सर बात। अगर गवर्नमेंट मार्केट में सिक्योरिटी को बेचना चाह रही है तो गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं बेचती है, वो आरबीआई को पकड़ती है। आरबीआई उसका रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। जब आरबीआई उसका प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा होता है तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचता है मार्केट में। वो एसएलआर के माध्यम से, अब इनको जो हमारी कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक है इनको हमको एसएलआर मेंटेन भी करना है, क्योंकि इनको एसेट क्रिएशन के भी काम करना है। सोचते हैं कैसे बेहतर है कि क्यों ना हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ले लें, इससे हमारा एनपीए भी सही रहेगा। तो ये क्या करते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करते हैं। जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसने सर 23% मान लीजिए, सपोज दैट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये एसएलआर मेंटेन करना है। अगर इसने उसका 10% भी ले लिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, तो उसके बदले उसको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट पैसा चला गया, ये पैसा गया किसके थ्रू, एसएलआर के थ्रू गया। वो अलग बात है, वर्क कौन कर रहा है, आरबीआई उसका प्रतिनिधि के रूप में कर रहा है। तो यहाँ पर जो भारत सरकार है वो पैसा एसएलआर के थ्रू, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी आती है, तो उसी के थ्रू फंडिंग ले सकती है। ये सी होगा, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा। बहुत खूब। तो गवर्नमेंट जो पैसे लेती है कमर्शियल बैंक से वो सिक्योरिटी के थ्रू लेती है, और सिक्योरिटी का मतलब वो बॉन्ड या फिर इक्विटी। यस सर। तो पीएसयू की इक्विटी बिकती है और गवर्नमेंट का सिक्योरिटी होता है। हाँ सर बिल्कुल। सिक्योरिटी दो जगह यूज हो रही है, एलएफ में यूज हो रही है और एसएलआर में हो रही है। एलएफ में जो सिक्योरिटी यूज हो रही है, जैसे सर ने बताया, वो केवल सर जो नहीं सर, जो हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, एलएएफ है, उसमें हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में सर सिक्योरिटी नहीं आता, उसमें ओनली रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट आते हैं। एक हमारा वेरिएबल रिजर्व रेशियो आता है, उसके अंदर सर हमारे दो आते हैं, एक सीआरआर आता है, एक एसएलआर आता है।
सीआरआर में अच्छा। सिक्योरिटी नहीं होता, जो एसएलआर होता है ओनली फॉर एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज होता है। इसके अलावा एक ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है सर, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचा जाता है। यहाँ ऑप्शन में ओपन मार्केट जो है वो दिया ही नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो यहाँ पर इसका जो ओके सही ओके आंसर होगा एसएलआर होगा, क्योंकि एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी जाती ओके ओके ओके। है। जी वो जी, हाँ, क्योंकि ओपन मार्केट लिक्विडिटीज में ऑपरेशन। फैसिलिटी में वो। जी जी, बहुत बहुत जी बढ़िया। तो जी एसएलआर में ये निहित है कि हर बैंकों को अपने 3 मदों में, गोल्ड में, कैश जी में और जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसमें सर ऑप्शन है ये। जी हाँ बिल्कुल जी। उसमें रखना, और तो उसमें भी चॉइस है। बैंक के जी। ज्यादातर गवर्नमेंट, हाँ सर चॉइस है, लेकिन बैंक ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की तरफ भागती है। क्योंकि अगर सपोज दैट सिंपल सी बात है सर, अगर गवर्नमेंट बैंकों के पास 100 रुपए है, बैंकों को इनकम तब होगा ना जब वो पब्लिक को लोन देंगे, उससे इंटरेस्ट लेंगे। तो वो सोचते हैं कि हम्म, हम क्यों ना, उससे बेहतर है कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इंटरेस्ट करते हैं, क्योंकि उससे उनका पैसा बचेगा। ये चीज होता है। ओके, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। When the Reserve Bank of India announces an increase in cash reserve ratio, what does it mean? CRR की बात हो रही है, तो ये भी एक तरह का मॉनेटरी पॉलिसी है, और मॉनेटरी पॉलिसी के प्रभाव को यहाँ पर आपको जानना है। तो इस पे क्या है सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू? जैसे सीआरआर, इससे पहले भी मैंने बताया था, यहाँ पर ये जी कह जी। रहा है कि इंक्रीज कर दिया गया। हम्म अगर सर इंक्रीज किया गया, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे 100 रुपए अगर मतलब कमर्शियल बैंकों के पास है, आरबीआई ने कहा कि ठीक है, पहले 4% हम सीआरआर आप मेंटेन करते थे, यानी 100 रुपए में 4 रुपए आप आरबीआई के पास 4 रुपीज डिपॉजिट कर देते थे। अब आरबीआई कह रहा है कि हम्म आपको 4 रुपीज की जगह आपको 10 रुपीज रखना है। तो यानी हम्म कि जो पहले कमर्शियल बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पहले अगर वो कंज्यूमर को, यानी कस्टमर को या उपभोक्ता को हम कहें, वो पहले 96 रुपीज लोन पे कर रही थी, हम्म तो अब वो लोन खाली कितना दे सकती है, 90 रुपीज दे सकती है। यानी अगर सीआरआर को इंक्रीज किया जाएगा, तो इससे लिक्विडिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि हम्म बैंकों की जो लोन देने की क्षमता होगी वो कम हो जाएगी, हम्म एसेट क्रिएशन वो कम कर पाएंगे, एसेट कम क्रिएट कर पाएंगे, एसेट जनरेट। क्योंकि बैंक का दो ही काम है, डिपॉजिट करना और लोन देना। और जो उनका डिपॉजिट है वो उनके लिए लायबिलिटी है, और जो उनका हम्म लोन देने का काम है उनके लिए एसेट है। तो ये चीज चलता है सर। तो यहाँ और दूसरी एक चीज और सर, अगर हम कॉन्सेप्चुअल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर हम्म रेपो रेट और सीआरआर में एक डिफरेंस और है, कि रेपो रेट हम्म में जैसे अगर रेपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज आरबीआई करती है, ये जरूरी नहीं कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा या घटेगा ही। बट हम्म सीआरआर में 100% फिक्स है, अगर आरबीआई सीआरआर को चेंज करती है तो लिक्विडिटी पे पक्का है कि वो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि रेपो रेट में ये होता है कि जैसे आरबीआई कमर्शियल हम्म बैंकों को लोन पे कर रही होती है, हम्म वहां पर सर ऑप्शन ये है, सबसे बड़ी बात, कि कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से लोन लेगी तभी तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आगे। अगर वो खुद अपने पास से देगी तो हम्म उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इंटरेस्ट का। हम्म लेकिन सीआरआर में क्या है कि कंपलसरी है, आरबीआई कहती है कि आपको एनडीटीएल कितने परसेंट मेंटेन करना ही करना है, आपको मेरे हम्म पास रखना ही रखना है। तो जब यहाँ हम्म कंपलसरी है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इनके पास 100 रुपए, उसने कहा कि आपको 10 रुपए मेरे पास रखना है, तो यानी तो क्या हो जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगा। अगर वही कम कर दिया जाता है, इनकी लोन देने की क्षमता इनकी बढ़ जाएगी। तो ये चीज हो जाती है सर। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है क्योंकि इंक्रीज किया गया है सीआरआर को, तो यहाँ पर हम्म कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू, क्योंकि सीधी सी बात है, कम लोन दे पाएंगे। तो इसलिए हम्म। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। बहुत जी बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने बताया कि रेपो, रिवर्स रेपो में ये कमर्शियल बैंक के साथ बाध्यता नहीं होती कि अपना पैसा आरबीआई को दें, पर हाँ सीआरआर में ये बाध्यता हो जाती है कि उनको अपना पैसा आरबीआई के नाम पे रखना ही है, हाँ और सर, इसलिए इतना उनके रखना ही रखना है, इतना मेंटेन करना है। जी बहुत बढ़िया, और इसलिए इनके पास पैसे देने की, लोन देने की मार्केट में क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि सीआरआर जी अब आरबीआई का पैसा होता है, रिजर्व होता है, जो बैंक अपने वो जो ट्रांसफर करती है रोज, सीएस, कैश रिजर्व रेशियो। जी ठीक है सर, जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया? तो कमर्शियल जी बैंक का जी। एसेट क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है सर, इसको भी थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कर बताया था, यहाँ पर ये क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉट इंक्लूडेड इन एसेट कमर्शियल बैंक। जैसे कि मैंने हम्म बताया सर, बैंकों का जो है एसेट और लाइबिलिटी का नाम देते हैं, तो बैंक का दो काम है, डिपॉजिट करना और लोन देना। तो जो हम्म डिपॉजिट है उनका, वो उनकी लाइबिलिटी बनती है। क्यों? क्योंकि जैसे उन्होंने पब्लिक से पैसा लिया, मान लीजिए हमने ले गया, मैं पीएनबी में 1 लाख रुपए का डिपॉजिट कर दिया, अब ये पीएनबी की लाइबिलिटी बनती है को मेरे पैसे को बाद में वापस करे इंटरेस्ट के साथ, जो भी इंटरेस्ट उन्होंने डिसाइड किया। और अगर
वही पीएनबी ने हमको लोन दिया है तो पीएनबी के लिए एसेट है, क्यों? क्योंकि मैं उसके बदले उसको इंटरेस्ट पे करूंगा, उसको इनकम भी जनरेट होगा, साथ में उसी का पैसा है। तो यहाँ पर दो काम है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये कह रहा है नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पर कह रहा है कौन सा एसेट नहीं है ना सर। तो अगर हम ऑप्शन में जाए तो इसके ऑप्शन दिया, इतना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर डिपॉजिट दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है, वो पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पर एसेट नहीं है, तो डिपॉजिट तो बैंक की लायबिलिटी होती है, क्योंकि उसका काम ही एक वापस करना है वहां पर। तो इसलिए इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। बहुत बढ़िया सर। तो एसेट्स बैंक के लिए वो है जिसमें वो ब्याज लेते हैं, और लायबिलिटी वो है जिसमें वो ब्याज देते हैं। तो जो डिपॉजिट है उसमें ब्याज देते हैं, ये उनके लिए लायबिलिटी, एसेट नहीं है, तो इसलिए इसके आंसर ही होगा। तो ये जी सेशन तो आपके साथ बहुत ही फ्रूटफुल रहा सर। तो लास्ट में कुछ आप एक कंक्लूडिंग रिमार्क में ये बताना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स को अध्ययन करने के लिए क्या बस वो होनी चाहिए, तैयारी करने के लिए उसकी अप्रोच क्या होना चाहिए, कौन सी किताबों को फॉलो करना चाहिए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? सर मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। 11th और 12th की एनसीईआरटी को बेसिक, बिल्कुल बेसिक है वहां पर। और स्टार्टिंग सर जैसे जनरली क्वेश्चन तो इकोनॉमिक्स से आते हैं, जैसे हमारा कहें कि इकोनॉमिक्स है कि इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी। जैसे इकोनॉमिक्स हम ऐसे इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी, जब तक हम कोई कंट्री का नाम नहीं लगाते तो उसका वर्ड सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता किसी भी इकोनॉमी का। जैसे इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, ऐसे। तो हमको सबसे पहले सर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी इसका डिफरेंस समझने की जरूरत होती है। बेसिक पढ़े, ये चीज एनसीईआरटी में मिलेगा। 11th 12th की एनसीईआरटी को पढ़ें। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। जैसे हम जब कहते हैं कि मान लीजिए सपोज दैट इज, हमने कहा आईटी सेक्टर में बेरोजगारी आ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पर एक छोटे लेवल की बात कही है, माइक्रो बात कीजिए। जो हम कहते हैं कि कंट्री में, पूरे इंडिया में जो है बेरोजगारी आ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पर हम जो है मैक्रो लेवल की बात कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जैसे क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, मिडिल इकोनॉमी है या आपकी सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, इस तरीके की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये स्टार्टिंग से हमको पढ़ने को मिलेगा। तो इकोनॉमी सबसे पहले सर एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए 11th और 12th का। उसके बाद साथ में अगर कोई रेफरेंस बुक लेना चाहते हैं, जैसे रमेश सिंह वगैरह की है, बहुत अच्छी बुक है, तो वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। बट मेरे हिसाब से रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगर 11th और 12th की कोई एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ ले, साथ में करंट को देखता रहे, इकोनॉमिक सर्वे जिस समय आता है, खैर इकोनॉमिक सर्वे का ज्यादा बेनिफिट तो यूपीएससी के एग्जाम्स में ज्यादा मिलता है। और इसके बाद अगर हम देखें थोड़ा बजट जिस समय आता है सर, न्यूज में चल रहा होता है, तो बजट की भी टर्मोलॉजी को समझना चाहिए। कभी कभी कुछ नई योजनाएं दे दी जाती हैं, वो टर्मोलॉजी को डायरेक्ट उठा करके पूछ लेते हैं, कॉन्सेप्ट से जोड़ करके। दूसरा सर सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और सिलेबस दोनों को साथ में सामने रखना चाहिए। जब हम एक बार क्वेश्चन को देख लें पेपर में, नो डाउट मुझे नहीं आ रहा, बट आप पहले एक बार क्वेश्चन को देखिए। उससे क्या होगा कि आपने क्वेश्चन को देख लिया, अब आप अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको उसको देखने से ये लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन आया था, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप उस टर्मोलॉजी से जो है ज्यादा तुरंत आप पकड़ ले जाएंगे हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा हुआ है। साथ में आप सिलेबस भी देखिए उसने क्या पूछा हुआ है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों को जोड़ करके पूछते हैं। आजकल स्टेट्स एग्जाम्स में भी वो कॉन्सेप्चुअल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपीएससी की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। तो उसको कॉन्सेप्ट को भी जानना जरूरी है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में चले, जैसे डिमांड और सप्लाई, अगर सही तरीके से देखा जाए टर्मोलॉजी, तो डिमांड एंड सप्लाई पर पूरा चैनल चलता है सर। जैसे डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड, इसमें भी डिफरेंस है सर। हम एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे भी बनाए, तो उसमें भी डिफरेंस है। लॉ ऑफ डिमांड में ओनली फॉर प्राइस की बात की जाती है कि प्राइस इंक्रीजेज, डिमांड डिक्रीजेज, एंड प्राइस डिक्रीजेज, डिमांड इंक्रीजेज, बट अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट, और कुछ भी चेंजिंग ना होने पाए। लेकिन जो ओनली डिमांड चेंज होता है, डिमांड किसी की डिमांड तो सर अगर उसका इनकम चेंज हो गया तब भी चेंज हो जाएगा, प्राइस चेंज हो गया तब भी चेंज हो जाएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गया तब, किसी के कॉफी पसंद है, किसी को टी पसंद है। लेकिन जो लॉ ऑफ डिमांड की बात की जाती है, तो वहां पर बाकी चीजों में कांस्टेंट की बात की जाती है। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी टर्मोलॉजी है इकोनॉमी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ें। रेफरेंस में अगर लेना चाहें तो रमेश सिंह की बुक ले सकते हैं, साथ में पेपर्स वगैरह न्यूज को पढ़ते रहें। बहुत खूब सर। ये तो पता चला कि कीमत के बढ़ने से मांग में कोई प्रभाव नहीं होता, मांग मात्रा में प्रभाव होता है। और ये बहुत कम लोग को पता चलता है कि क्वांटिटी चेंज होता है, डिमांड नहीं चेंज होता है। तो ये बारीकी चीज तो आपको जानना चाहिए। और सर के बारे में और भी डिस्क्रिप्शन आपको कमेंट बॉक्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम देने के लिए। सर।